इसको फॉरेन फंडिंग का, ये फॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, पैसा आइडेंटिफाइड है। असूली तौर पर उनकी गिरफ्तारी मैं समझता हूँ गैर कानूनी है, मौजूदा हालात को सामने रखते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अभी हमारे साथ जो मौजूद है कानूनी शख्सियत तो हैं ही, सीनियर वकील हैं और साथ साथ जो इस वक्त मुल्क के अंदर कानूनी मामलात हो रहे हैं उनके ऊपर उनकी बहुत नज़र है। नाम है अज़हर सिद्दीक़ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कीमती वक्त देने का। कुछ हमारे पास सवालात हैं और हम चाहते हैं कि एक आसान से उन्हें बयान किया जाए ताकि हम तो रिसेंटली अभी जो एक मुकदमा हुआ। जी जी, एक जहन में रखिएगा, मैंने लोग अमूमन होता है जब आते हैं ना मेरे पास कुछ सवाल लिखे लाने, मैंने उन्हें कहा नहीं भाई, जो आपका दिल चाहे, जिस तरह का सवाल चाहें आप सवाल रखें। मेरी कोशिश होती है, चूँकि चीज़ें मेरी फिंगर टिप्स पे होती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उसी के मुताबिक जवाब, जो भी आपका जो दिल चाहे आप सवाल पूछें, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करें। सर ये बताएं, अभी पिछले दिनों इमरान खान साहब से ममनुआ फंडिंग का जो FIR दर्ज की गई है उसे आप कानूनी हवाले से किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक बात तो यह जहन में रख लीजिएगा कि इमरान खान साहब एक तहरीक का नाम है, तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर है, लेकिन उनके ऊपर अब तक जितने हमले हुए हैं ना, चाहे वो कानूनी हमले हैं, सियासी हमले हैं, वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ये जो पहले नाम दिया गया इसको फॉरेन फंडिंग का, ये फॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, पैसा आइडेंटिफाइड है। यानी ये देखिए, वो फॉरेन फंडिंग समझाना आम आदमी के लिए क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आर्टिकल 17 जो है ना आईन पाकिस्तान का, वो सियासी जमात बनाने का आपको इख्तियार देता है, लेकिन आप मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, बात समझिए कि नहीं, या मुल्क में भलवा करने के हवाले से ऐसी सियासी जमात नहीं बना सकते। तो एक मुल्क से बाहर बंदा बैठा हो और वो आपके मुल्क में पैसा इंडक्ट करे और आपको टॉपल कर दे, गिरा दे, ख़रीद ले पर्ची। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट यही इसी कॉन्टेक्स्ट में है, मैं तो उसको आज भी बगावत समझता हूँ, ये याद रखिएगा। यानी और इसलिए ये कदगन लगाई गई, इसलिए फ़ॉरेन फंडिंग बड़ा अहम इशू है। इल्ज़ाम यही लगता रहा, और फ़ॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, रिपोर्टें बन गई, कंपनियाँ आ गई, इंडिविजुअल आ गए, और इंडिविजुअल के साथ भी बड़ी ज़्यादती की। कैसे ज़्यादती की कि वो जो है ना पाकिस्तानी है, ड्यूल नेशनलिटी लिए बाहर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको कह दिया कि जनाब आप पाकिस्तानी नहीं। बड़ा जुल्म किया इसके साथ। मैंने वो चैलेंज किया, मैं बता दूं, और उनमें से एक बिनिश फरीदी थी जिनके से मैंने चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने, वहाँ इलेक्शन कमीशन घुटने टेक गया और उन्होंने कहा नहीं ये ड्यूल नेशनल है। और नादरा ने भी आके कहा तो वो तो काम हो गया ख़त्म, वो तो फैसला अगर देखा जाए बड़ी बुरी तरह पिट गया, चाहे उनकी हद तक पिटा। अब इसको ज़रा समझना ज़रूरी है। ये अब है फॉरेन, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग क्या है। आप कोई कंपनी के नाम पे बाहर पैसा आता है, वो आप पाकिस्तान में लेकर आते हैं और वो कंपनी के नाम से आप पैसे नहीं चला। वजह उसकी, इसको जोड़ना पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टी का रुकन कंपनी नहीं बन सकती, एक आम आदमी बन सकता है। तो ये पीछे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 6 के तहत ये था कि आपने जो पैसा किसी कंपनी वगैरह के नाम आएगा तो वो आप पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो हुकूमत पाकिस्तान ज़ब्त कर सकेगी। तो कुछ लोगों ने इसको अजीब सा बना लिया कि पता नहीं पार्टी डिस्क्वालीफाई होगी फ़ॉरेन फंडिंग में, और फ़ॉरेन फंडिंग में मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़। यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जो गिराया गया ना और जो पैसा इंडक्ट हुआ उसके अंदर, वो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है। मैं आज जो सियासी जमातें की इस वक्त इंक्वायरी हुई वो सामने आया, ऐसा चला जो ख़रीदे गए आप उसे गद्दारी समझते हैं? 100% कि वो जो पैसा है पाकिस्तानियों की तरफ से नहीं आया हुआ, वो पाकिस्तान जिन लोगों ने मुल्क से बाहर भेजा है, और बहुत पैसा चला, वो किसी शक्ल में भी चला, तो वो जो है वो है फॉरेन फंडिंग। इमरान खान साहब का है प्रोहिबिटेड फंडिंग। जैसे मैंने बिनेश फरीदी के हवाले से बताया, उस पर कल आके जब चीज़ सामने आई पता लगा कि जनाब वो तो पैसे मेरे हैं। मैंने कहा जी पैसे मेरे हैं, मैं पार्टी को दे रही हूँ, आप कौन होते हैं रोकने वाले, सारी बात को सामने रखते हुए। तो ये जो इसी तर्ज के ऊपर क्या हुआ कि वो जो पैसे हैं वो वुडन क्रिकेट क्लब जिस अबराज वगैरह को था, एक चैरिटी इवेंट किया गया। चैरिटी इवेंट में पैसे इकट्ठे हुए, वो पैसे उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं दे रही है। हाँ, ये देखा, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हुई, बहुत इंटेलिजेंट आदमी। पैसे थे इंडिविजुअल, उसको रूट किया गया, यानी उसको कैरी करने के लिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो बाकायदा उनका एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कि इसमें टेररिज्म का पैसा ना आ जाए, कोई ब्लैक मनी ना आ जाए। पैसा था इंडिविजुअल्स का, इकट्ठा कर लिया कंपनी ने,
और कंपनी ने भिजवा दिया। तो ये प्रोविडेंट फंडिंग भी नहीं है ये, यानी ये को कंपनी शंपनी ने नहीं दिया। अगर हाँ वो अगर वुटन क्रिकेट क्लब कोई ना अपने तीन पैसे दे रहा था तो और बात थी। उन्होंने इस मकसद के लिए इकट्ठा किया और इस मकसद से इकट्ठा करके पाकिस्तान भेज दी। यानी वो देखिए कैरियर कोई भी हो सकता है, हम उसको बेसिकली ये व्हीकल कैरियर कंपनी है कहते हैं, व्हीकल अपना बनाने के लिए ना। तो वो मैं नहीं समझता उसमें, यानी ये मैंने भी चीज़ इसलिए क्लियर कर दी कि आम आदमी को समझ सके कि ये प्रोविडेंट फंडिंग भी नहीं है, ना फॉरेन फंडिंग है, वो तो दूर तक नहीं है, और ना ही प्रोविडेंट फंडिंग है। अब उसको बुनियाद बना के एक पर्चा दे दिया इमरान खान और बाकी लोगों का, हामिद जमान का नाम भी ले दिया। पैसा आइडेंटिफाइड, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की कौन से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की, और FIA कहाँ से आ गया, FIA के पास इख्तियार कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए? मनी लॉन्ड्रिंग है तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पता दर्ज करें। पर्चा तो आपने दर्ज किया 506 4 पता नहीं 420 468 471 और 3 और 23 से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत। तो ये तो पर्चा वैसे ही काबिल खराज है। इमरान खान साहब ने इसमें जमानत करा ली, हामिद जमान बाकी। आपको लगता है कि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं होने चला? ये तो जेल में रख लें, ये अभी कागज हाँ ये फंसाया जा रहा है। ये एक और जो सुनने में आ रहा है कि जो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है वो तोशाखाना केस है, उसको आप किस हवाले से देखते हैं? ये सवाल तो ख़त्म हो गया ना। जी जी बिल्कुल, ये अच्छा हो गया। अब आपने अब मैंने आपको कोई ये सुन ये नाज़रीन के लिए भी, ये मेरे पास सवाल कोई मैंने नहीं मेरी मर्जी से लिए, आपको आज़ादत थी ना। सवाल मैं अपनी मर्जी से लेके आया सर, बिल्कुल। ये भी सारे सवाल आपकी अपनी, मेरे तो कोई फरमाइश नहीं। अच्छा ये मैं बताता चलूँ आपको, ये बड़ा ज़रूरी है। अब आप ज़रा समझिएगा इस बात को कि तोशाखाना है क्या। एक चीज़ याद रखनी है, नवाज शरीफ ने अपनी नॉमिनेशन पेपर कागजात नाम से दाखिल कराए, इलेक्शन लड़ा, वज़ीर-ए-आज़म बन गया, पनामा में नाम आया। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब वो चीज़ सारी चीज़ उन्होंने देखी कि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी है, उन्होंने कहा नहीं हमारी। वो प्रोसीडिंग करते खतरी खाता आ गया, पता है आपको, फोंडा मजाक। फिर घोड़ों खच्चरों पे वो आया जी जनाब दुबई से पैसे ट्रांसफ़र हुए सऊदी है, ये उससे बड़ा बोंडा मजाक। फिर वो कहते हैं मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जाती। एक कहता अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं वो ज़राए, एक असेंबली में बैठता है वो कहता है ये है वो ज़राए। तो वो ज़राए जब देखते हैं ज़राए आई कोई मजाक बनाया हुआ था यहाँ बैठ कर। और ये जब JIT बैठी, JIT ने कागजात नामजदगी जब देखे तो पता लगा कि दुबई के अंदर एक कंपनी खुलाई है, उनके बच्चों ने जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है, और उसमें ये मुलाजम शो किए अकामा लेने के लिए, ताकि पाकिस्तान तो आ नहीं सकते थे ना, तो वहाँ का अकामा लिया हुआ था, वो अकामा रेजिडेंटशिप के लिए वो लेते हैं वहाँ पर। अब वो डिक्लेयर नहीं किया, वो सादों को रमीना रह के 62(1) ऐप सुप्रीम कोर्ट ने देखा, अदालत ने देखा ये कॉलो फेल में तजाद है, जालसाजी है, आप कह दें अमानत में ख़यानत की है, झूठ बोला है, तो इसलिए उसे कर दिया डिस्क्वालीफाई। अब तोशाखाना फ़र्क इसलिए है कि हर साल आप ना डेक्लेरेशन जमा कराते हैं कि मेरे सासे कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, कम हुए हैं। इमरान खान साहब ने तोशाखाना में जो गिफ्ट उन्हें मिलते थे उनकी वैल्यूएशन कराई, वैल्यूएशन के मुताबिक पैसे जमा कराए, जमा करा के वो चीज़ें बेच दी। तो ये तो जायज़ काम है, नाजायज़ तो नहीं है। वरना पर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है, केस क्यों बनाए जा रहे हैं, ये क्या? वो बताऊँ, वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने जो चीज़ें ख़रीदी इन्होंने अपनी एनुअल स्टेटमेंट में नहीं दिखाई। अच्छा इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। अगर जो इनकम टैक्स लॉ समझता है ना, हर क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर को 30 जून को जो असासे हैं ना तब डिक्लेयर करनी। यानी फ़र्ज़ करें मेरे पास, अगर मैं मोबाइल मजाकन कह रहा हूँ, मेरा ये दफ्तर है, दफ्तर डिक्लेयर करूँगा, मेरी गाड़ी है, गाड़ी डिक्लेयर करूँगा, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट डिक्लेयर करूँगा। तो इमरान खान साहब जो कैश वगैरह था वो सारा डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। अगले 1 जुलाई से अगला साल शुरू होगा, वो जो पैसे थे उस पैसे से उन्होंने तोशाखाना में चीज़ें खरीद के बेच दी। जो अगला साल आया उससे पहले खरीद के बेच चुके थे, तो वो तो कैश देना था यार। मैंने को तोशाखाना के असासे नहीं दिखाने थे यहाँ पर, ये मजाक बनाया उन लोगों ने वहाँ पर बैठ के। अच्छा चले फ़र्ज़ करें वो नहीं डिक्लेयर किया, मैं चले मान लूँ वैसे बिल्कुल डिक्लेयर किया एक चीज़, फ़र्ज़ करें ऐसा है तो सेक्शन 137 है इलेक्शन एक्ट का, वो कहता है ये मिस डिक्लेरेशन होगी। अच्छा अगर मिस डिक्लेरेशन है ना तो इसकी सज़ा सेक्शन 157 ने कहा है करप्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा तो करप्ट प्रैक्टिसेस होगी, करप्ट प्रैक्टिस के लिए सेक्शन 172 में जाना पड़ेगा, इस्तगासा होगा, सेशन जज के पास जाएगा, साल लगेंगे, और उसमें अगर सज़ा हो जाए, और अगर उसमें 63(1)(h) में है, अगर आपकी 2 साल से ज़ायद सज़ा हो तो फिर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। पहले तो इलेक्शन कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है,
इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, 62(1)(f) का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये जो कवानीन है इसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन सिर्फ़ और सिर्फ कह सकता है कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस की, उसका फिर बड़े केस पड़े हैं। अलीम खान के पास आज 8-10 साल हो गए हैं जनाब, उन्होंने इस्तगासा दायर किया हुआ, क्या हुआ उस इस्तगासे? तो ये तो तोशा खाना में भी भूल जाए। इलेक्शन कमीशन अगर इख्तियार से ज़्यादा तजावज़ करेगा ना तो वो फंस जाए, और उससे कोई चांस मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन इस स्टेज के ऊपर इतना बड़ा धोखा दे कौम को। धोखा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अदालत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकती है कि इस्तगासा दायर करवा सकती है, उसमें जब सज़ा होगी तब देखी जाएगी। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को, यार ये आपके चैनल में याद रखिएगा, ले आए किसी माई के लाल को इस बात पे जवाब दे आगे। ठीक हो गया सर। अब मामला थोड़ा सा लेके आते हैं जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, आज़म सवाती साहब का। एक ही तरह का मौक़िफ़ तकरीबन दोनों का, एतज़ाज़ हसन साहब का और फिर एक ट्वीट आता है आज़म सवाती साहब का, लेकिन जो रवैया है वो मुख्तलिफ क्यों, क्या वजह इसके पीछे? अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बताता चलूँ। एतज़ाज़ हसन देखें ना, बड़ी वाज़ेह तौर पर एतज़ाज़ हसन ने अदालती मामलात के कॉन्टेक्स्ट में बात की है। ज़रा फ़र्क बता दूँ आपको, दोनों में फ़र्क जो है ना, और ये नज़र हमें आ रहा है बज़ाहिर अगर देखा जाए तो लगा तो वो भी इल्ज़ाम रहे ना कि बाजवा का दोहरा इंसाफ नज़र आता है ना। यानी इतने सिक्का बंद केस और बंद कर दें आप फाइलें, जैसे हुदैबिया में हुआ था। ये हुदैबिया 2 है, ये हुदैबिया 2 है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, याद रखिएगा। और उनका मैं उस बयान मैं उस ना उस एतज़ाज़ हसन के बयान को डिफेंड करता हूँ, ना ही मैं आज़म सवाती साहब को बात कर रहा हूँ। अब बात सिर्फ इतनी है कि उन्होंने जो बात की है, अपना एतज़ाज़ ने अदालती मामलात के सामने से बात की। आज़म सवाती साहब ज़रा उससे आगे चले जाए। मैं नहीं इत्तेफाक करता कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था इस बात। लेकिन क्या ये लीगली इजाज़त इसकी है कि आप एक सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम लगा सकते? समझता हूँ हमारे पास आर्टिकल 19 में कदगन है। मैं ये बात कहूँ आपको, मैं अभी आज कहता हूँ ये इजाज़त नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपकी पार्लियामान ने कानून नहीं बनाया, खाली आर्टिकल 19 में सज़ा नहीं दे सकते। इसके लिए पीका ला में सेक्शन 20 में तरमीम की थी इमरान खान साहब ने। अगर ये इमरान खान साहब के दौर का कानून होता तो आज आज़म सवाती की जो गिरफ्तारी है वो जायज़ होती, चूँकि वो सेक्शन 20 जो ऑर्डिनेंस का है ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। FIA या हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी अपील दायर की और वापस ले ली मौजूदा हुकूमत ने। अगर मौजूदा हुकूमत वाकई सिंसियर है, इदारों की तौकीर चाहती है, तो कानून बनाए ना इसमें। सेक्शन 20 जैसे इमरान खान साहब ने ऑर्डिनेंस बनाया था, ये नया ले, पार्लियामान में इनकी अक्सरियत है। जैसे इन्होंने अभी आपके सामने नैब लॉ तब पास करवाया ना, ये कानून जाके वहाँ पास कराएं। और कानून पास करवा ये ज़रूरी है। मैं बताऊँ आपको, इस तरह का कानून होना ज़रूरी है। ये ज़ुबान दराजी इस तरह की मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन सवाल है कि आज़म सवाती ने कह दिया तो कानून में है ही कुछ नहीं ना, पकड़ी कोई नहीं है, कानून में है ही नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो पकड़ते हैं तो फिर क्या ये इलीगल मैटर नहीं आ जाता? असूली तौर पर उनकी गिरफ्तारी मैं समझता हूँ गैर कानूनी है, मौजूदा हालात को सामने रखते हुए। लेकिन मैं स्टांच सपोर्टर हूँ, इस कानून में तरमीम करें। आपका राइट ऑफ लैंड लिबर्टी एंड विद नो यस फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, वो नहीं रेगुलेट किया उन्होंने। सेक्शन 20 के तहत होना था, वो नहीं कर सके वो। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जो कानूनी मामलात इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहे हैं, हमने पूरी कोशिश की कि आपको सिद्दीक साहब हैं, इनके थ्रू आपको एक ब्रीफली, एक आसानी के साथ बताया जाए जो भी इसके अंदर मुबहम है, ताकि वो एक आम आदमी की समझ में आ सके। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।